नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान या फिर पीओके को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हों, गृह मंत्री अमित शाह ले लीजिए, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमन जी, या फिर हमारे यूएन में परमानेंट मिशन फॉरेन सेक्रेटरी, इवन पीएम मोदी जी, और अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिटरली वार्न किया पाकिस्तान को कि डोंट ट्राई टू मैस विद इंडिया, वरना घर में घुसेंगे और मारेंगे। ये न्यूज आप देख पाओगे। राजनाथ सिंह वार्न पाकिस्तान ऑफ बेफिटिंग रिप्लाई टू सेज डोंट ट्राई टू मैस विद इंडिया, वी कैन इंटर एंड किल। क्योंकि इंडिया अब बदल चुका है। 1947 1972 का भारत नहीं रहा है, ये 21वीं सदी का भारत है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली सैटरडे को हमारे पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान, या फिर कोई भी हमारा जो पड़ोसी देश लगा लीजिए, सबको यहाँ पे एक प्रकार से वार्न किया है। इफ एनीवन ट्राई टू हार्म द कंट्री, अगर कोई भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि ये एक पॉलिटिकल रैली थी, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर इसी साल में चुनाव होने वाले विधानसभा के। 2018 में वहां से कांग्रेस की सरकार बनी थी और अब नए चुनाव होने वाले हैं। तो एक रैली का आयोजन किया गया था कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि माओवाद से काफी अफेक्टेड है। तो वहां पे उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की भी अगर हम बात करते हैं तो अब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर कोई भी वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं होती हैं या फिर इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है। दूसरा यहाँ पे बात की गई है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ही बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल या फिर तेलंगाना, हमारा नीचे आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत एरिया आप महाराष्ट्र का भी ले लीजिए और तमिलनाडु का भी, तो इस पूरे इलाके को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर माओवाद की बात करें या फिर नक्सलवाद की बात करें, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये एक प्रकार से कई दिनों से हमारे लिए समस्या बनी हुई है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट। राजनाथ सिंह कहते हैं कि देखिए, अगर कांग्रेस सरकार फुली कोऑपरेटेड करती केंद्र सरकार के साथ में, तो ये वाला जो मुद्दा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, इसको कब से ही साफ कर दिया गया होता, ऐसा बताया गया है। राइट। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे, आप ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है कनकेर डिस्ट्रिक्ट, इस वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक रैली का आयोजन किया गया था। और अगर आप इसको रेड में देख पा रहे हो तो इसका मतलब यही है कि ये माओवाद से अफेक्टेड एरिया है। 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। बाकी में अगर आप देखोगे तो मोस्टली हर जगह से इसका सफाया किया जा रहा है। अब दूसरा इन्होंने रिफर किया है उरी हमले को और पुलवामा हमले को, कि देखिए 2016 के अंदर उरी हमला हुआ और 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था। तो उस दौरान जो राजनाथ सिंह थे, यहाँ पे गृह मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी की लीडरशिप में हमने 10 मिनट के अंदर डिसीजन ले लिया था कि करना क्या है, और हमारे जवानों ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था टेररिस्ट को ऑन पाकिस्तान लैंड। यानी कि पाकिस्तान के अंदर घर में हम घुसे और वहां पर जो भी टेररिस्ट थे और जो भी उनके कैंप वगैरह थे उनको न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से उन्होंने बातें बताई है। हालांकि 9 साल में अगर आप देखोगे तो मोदी सरकार की जो भी अचीवमेंट्स हैं उनका भी गुणगान वहां पे किया गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल तो रहने वाला था, क्योंकि आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, तो वो सब चीजें तो चलती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। लेकिन हमारे लिए मुद्दा बन जाता है यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। उसको हम समझेंगे सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसको टैकल करने के लिए, और इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है। राइट। आगे थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे काफी बोल्ड स्टेटमेंट मुझे लगी। आई वांट टू टेल माय नेबर दैट डू नॉट ट्राई टू मेस विद इंडिया एंड डू नॉट ट्राई टू प्रोवोक एस। हमको भड़काने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। वी विल नॉट ओनली किल फ्रॉम दिस साइड, मतलब अगर आप हमारी साइड में आओगे तो उस साइड में भी आपको मारा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन इंटर एंड किल ऑन दैट साइड, मीन्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई है। अगर आपकी साइड में भी घुसना पड़ा तो हम ऐसा करने में हिचकेंगे नहीं। राइट। नाउ इंडिया हैज चेंज्ड, क्योंकि इंडिया बदल चुका है। ये काफी स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट मैं कह सकता हूँ है। दूसरा, अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो इन्होंने बताया कि देखिए, जो रेड कॉरिडोर, पहले अगर आप देखोगे रेड कॉरिडोर बहुत ज्यादा मात्रा में था, लेकिन अब रिसेंटली केवल 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे बचे हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और उनमें से भी छत्तीसगढ़ में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के बचे हुए हैं नीचे वाले,
ये वाले। तो जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सबसे ज्यादा बोलबाला है, देखने को मिलता है। लेकिन 9 सालों के अंदर आप देखोगे तो इनका इन्फ्लुएंस काफी कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, जो कि सरकार की योजनाओं की एक उपलब्धि कही जा सकती है। राइट। और पीछे इसी साल में आपने देखा होगा, एक दंतेवाड़ा के अंदर अटैक हुआ था। ठीक है। दंतेवाड़ा में 10 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और तब मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि जो भूपेश बघेल जी हैं, सीएम, उन्होंने बोला था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमित शाह जी ने भी वहां पे स्टेटमेंट दिया था कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी जी ने भी वहां पे अपना इसके ऊपर कंडोलेंस जारी किया था। लेकिन मैंने भी थोड़ा ताव में आके बना दी थी वीडियो कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। जो भी अटैक हुआ था उसके ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। राइट। तो आईईडी ब्लास्ट के अंदर हमारे 10 सुरक्षा जवान जो है कि सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। ये काफी बड़ा हमला था। दूसरा, अगर आप देखोगे नक्सलवादी या फिर माओवादी की मैं बात करूं, या फिर इसी लेफ्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, तो ये लिस्ट भरी पड़ी है। 2013 में, 14 में, 18 में, 21 में, 17 में, हर जगह आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हमले हमारे हुए हैं। 10 के अंदर तो अगर आप देखोगे 75 सीआरपीएफ के हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, जब हमारे शहीद हो गए थे। और 2009 के अंदर भी। तो हर जगह आप देखोगे ये लिस्ट भरी पड़ी है। अब ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर, तो इसको माओवाद या फिर माओशिस्ट के नाम पे जाना जाता है। क्योंकि जो माओ दजो तुंग थे, चाइना वाले, उनकी ही जो विचारधारा है उसके ऊपर चलने वाले लोगों को माओवादी कहते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे इसको, इसी विचारधारा के लोगों को नक्सलाइट्स या फिर नक्सलिज्म या फिर नक्सलवादी के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। थोड़ा बहुत तो आपको पता है उसके अंदर डिफरेंस आ ही जाता है समय के साथ साथ। तो हालांकि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माओवाद से ही होती है, जो कि एक मेजर थ्रेट बना हुआ है 1960 से लेकर। नाउ ये लोग टारगेट करते हैं ट्राइबल पीपल को, उनको भर्ती करते हैं, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन देते हैं, मनी देते हैं कि आप पुलिस के साथ में लड़िए, आप गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके साथ में लड़िए। आपको पता है जो भी सीमांत इलाके हैं वहां पर होता क्या है कि ना तो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ना ही ज्यादा मूलभूत सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो जब भी वहां पर कोई काम, डेवलपमेंट का कोई काम किया जाता है, चाहे सड़क सड़क बनाने का काम ले लीजिए, कोई स्कूल, विद्यालय या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि सरकारी योजना के तहत हो रहा है, तो आपको पता गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाएंगे। राइट। लेकिन उनके ऊपर भी हमला किया जाता है, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। ये पीछे हमले मैंने दिखाए वो सारे इसी की सीरीज में हुए हैं। तो सीमांत इलाकों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो ये लोग टारगेट करते हैं ट्राइबल पीपल्स को, उनको भर्ती करते हैं और इस प्रकार से अपने अंजाम देते हैं कार्रवाई को। और ये कहते हैं कि देखिए हम लोग जो भी लैंड राइट्स है ना उनको इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी को भी हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं या फिर जो पूर लोग हैं उनको सरकार के द्वारा नेगलेक्ट किया गया है हर टाइम पे, ऐसा इनका कहना है। इनकी एक विचारधारा का कहना है। और ये संगठन बनाते हैं, तो ये आप देख पाओगे ये पूरा इलाका है, इसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये शुरुआती तौर पे हम लोग देख सकते हैं 1960s के बाद का जो पीक पे था, तब इस पूरे एरिया के अंदर नक्सलवादी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभरा था। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत थोड़ा बहुत इलाका जो कि रेड में बचा हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, तेलंगाना, कुछ हिस्सा यहाँ पे महाराष्ट्र का और बिहार झारखंड का भी देखने को मिलेगा, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स। राइट। तो ये आपका रेड कॉरिडोर था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत नक्सलवाड़ी एक गांव है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, वहां से होती है। आपको पता है सामंतवादी विचारधारा जो थी, तो सामंतवादी विचारधारा से उत्पन्न आंदोलन की जब हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें दो धाराएं हमारे पास आती हैं। एक तो 1950 से पहले की और एक 1950 के बाद की। 1950 के पहले के जो आंदोलन और 1950 के बाद के। तो ये जो आंदोलन था पीजेंट रिवोल्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, ये 1950s के बाद हुआ था। क्योंकि आपको पता तेभागा आंदोलन है वो भी वेस्ट बंगाल में हुआ था, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1960 के अंदर, 1967 के अंदर। जो कुछ यहाँ पे पीजेंट्स थे, किसान थे, लैंडलेस लेबर थे और आदिवासी थे, इन्होंने जमींदारी जमींदार जो लोग थे, लैंडलॉर्ड्स, उनकी ग्रेनरीज के ऊपर अटैक किया, उनको वहां पे लूट लिया 1967 में। क्योंकि आपको पता सामंतवादी और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके विरोध में बहुत सारे भारत देश के अंदर किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन हमको देखने को मिले हैं, हम पढ़ते भी हैं। तो उसी का एक हिस्सा था। क्योंकि
अल्टीमेटली होता क्या है, कोई भी आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता, धीरे धीरे उसकी नींव रखी जाती है। बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा शोषण इन लोगों का किया गया था। देखिए शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये जो नक्सलवादी विचारधारा या फिर जो ये आंदोलन थे, ये अपनी जगह पर सही थे। इनमें कोई भी आप एक प्रकार से कमी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो जो विचारधारा थी, वो जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी और पूंजीवादी व्यवस्था थी, सरकार का भी जो नेगलेक्ट करने का जो मुद्दा चल रहा था, क्योंकि आपको पता है सरकार भी अल्टीमेटली उस चीजों को रिजोल्व करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको नाराज सरकार नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे, अगर आप देखोगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तो उसके विरोध में फिर ये आंदोलन खड़े हो जाते हैं, राइट। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक हमारे यहाँ एक जो महाश्वेता देवी जी हैं, महाश्वेता देवी जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। हिंदी साहित्य के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका एक उपन्यास है अग्निगर्भ। अग्निगर्भ मैंने आज से 6-7 महीने पहले इसको पढ़ा था। इतना जबरदस्त उपन्यास है इस चीज को लेकर, नक्सलवाद के ऊपर इतना जबरदस्त। मैं कहता हूँ जब इसका ओरिजिन हुआ, किस किस प्रकार से जो आदिवासी लोग थे उनको सरकार के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया गया, सामंतवादियों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा किस प्रकार से लोगों का शोषण किया गया, बलात्कार से लेकर वो सब चीजें इसके अंदर इतना मार्मिक तरीके से इसका चित्रण किया गया है ना, जबरदस्त तरीके से, राइट। तो अग्निगर्भ को मैं रिकमेंड करूंगा, आप इसको चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना चाहे खरीद के पढ़ लेना। इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसकी रूट्स क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साहित्य भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो ये चीज है। और दूसरा इसका ओरिजिन फिर ये बताया जाता है कि जो तेलंगाना के अंदर पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था 1946 से लेकर 1951 तक, तो वहां से भी कहीं ना कहीं इसकी रूट्स देखने को मिलती हैं। नव भारत में अगर आप देखोगे 1967 में इसको चारू मजूमदार और कन्नू सन्याल, जगन संथाल के द्वारा यहाँ पे इसको लेड किया गया था। हालांकि दो एसोसिएट थे इसके, मोस्टली अगर आप देखोगे इनके लीडर के रूप में चारू मजूमदार को ही लिया जाता है। और अगर आप देखो ये चाइनीज मीडिया के अंदर इसको द स्प्रिंग थंडर के नाम से जाना गया था, द मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग थंडर। और शुरुआत में अगर आप देखोगे ये वाला जो मूवमेंट है, माओ दजोंग जो कि फाउंडिंग फादर थे चाइना के, उन्हीं की विचारधारा से इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन या इंस्पायर्ड था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेडिकली डिफरेंट आया, चेंज आया और अपनी ही एक अलग विचारधारा बन जाती है। तो माओवाद से थोड़ा सा अलग होगा और नक्सलवाद बन जाता है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी इसको काफी सपोर्ट किया था, आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करवाए, मनी प्रोवाइड करवाया और देश के अंदर ये फैल जाता है पूरे भारत भारत के अंदर। लेकिन इसके रीजंस की हम बात करते हैं तो आप देखोगे इसके बाद के रीजंस में अगर आप देखोगे तो एक जो फॉरेस्ट एक्ट बताया जाता है, 1980s का एक फॉरेस्ट एक्ट आता है। देखो सामंतवादी विचारधारा वो तो है ही है, सामंतवादी व्यवस्था तो है ही है, पूंजीवादी व्यवस्था है ही है, सरकार का नेग्लिजेंस है ही है, वो सब तो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इसको एक्सट्रीम बनाने में सबसे बड़ा हाथ जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि 1980 में आया था। ट्राइबल लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया था ऐसा बताया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम करने के लिए उनको डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेस करने के बाद उनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया जाता है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ऐसा बताया गया है। तो ये इसीलिए फिर लोग ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं और अपनी जो अधिकार हैं उनकी मांग करते हैं, राइट। और दूसरा यहाँ पे बताया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर भी जो किसान थे उनको जमीन वापस देनी थी, राइट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाने थे, क्योंकि आदिवासी लोग आपको पता है अल्टीमेटली जंगल में ही रहते हैं, वहीं से अपनी लाइवलीहुड है, उनकी जो आजीविका है उसका आयोजन करते हैं। लेकिन अगर उनको डेवलपमेंट के काम के कारण वहां से निकाल दिया जाएगा तो फिर वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ने में थोड़ा सा समय लेते हैं। अगर आप और हम देखें तो हम लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अलग एक प्रकार से उनका कल्चर होता है, रीति रिवाज होते हैं, जंगल से जुड़े हुए होते हैं वे लोग। तो उनको अगर कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करोगे तो रिहेबिलिटेशन का काम भी सरकार का ही बनता है। तो ये चीज है। दूसरा यहाँ पे लैक ऑफ लाइवलीहुड बताया जाता है, सोर्स ऑफ लिविंग की कमी होती है, खाने को भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। और जो माओवादी, एक्सट्रीम माओवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, मैंने बताया अपने संगठन में उनको भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं उनके ऊपर हमला करवाते हैं, सरकार के जो वर्कर हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। तो ये सब चीजें घटनाएं होती रहती हैं। इनकी डिमांड है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको अच्छे से लागू किया जाना चाहिए, जो फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। तो ये चीज है। अब हालांकि देखिए अब तो थोड़ा सा आप देखोगे ना, रिसेंट
के ईयर्स में ये बहुत ज्यादा रेडिकल हो चुका है। ये मूवमेंट ने आप में काफी एक, आप कह सकते हो कि आतंकवाद का ही रूप इसने ले लिया है। राइट, तो बहुत सारे इसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस की कमी हो जाएगी, नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रशासन भी इसके अंदर थोड़ा सा हाथ देना नहीं चाहता है। लेकिन सरकार ने इसको फाइट करने के लिए काफी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। इन लोगों को पकड़ा गया था जो भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आतंकवाद फैला रहे थे। राइट, तो दूसरा एक डबल बुल, ऑपरेशन डबल बुल, ये भी इसी के तरीके का था। ग्रे हाउंड्स करके एक ऑपरेशन चलाया गया था 1987 के अंदर, एक एंटी नेक्सल नेक्सल फोर्स का निर्माण किया गया। ऑपरेशन ग्रीन हैंड चलाया गया 2009 से 10 के अंदर। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था 2018 के अंदर। समाधान डॉक्ट्राइन आया था, समाधान पोर्टल के अंदर ये इसका कुछ बनता है मीनिंग। राइट, तो ये हम देख पाएंगे, रोशनी करके एक है, ये सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिनके तहत हम इनको टैकल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से था लेक्चर। राइट, नक्सलवाद के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको देखने को मिली है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप क्या सोचते हो नक्सलवाद के बारे में, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और दूसरा जो अग्निगर्भ उपन्यास के बारे में मैंने बताया उसको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर पढ़ना, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। ये लेक्चर था मेरी तरफ से, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।